संजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उठाया है ये कदम। चक्रवाती तूफान फेंजल के आज महाबलीपुरम और कराईकल के बीच तट से टकराने की आशंका। स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारी उतरे सड़कों पर। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लीरेन के बीच 5वें दौर की बाजी आज। 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी 2-2 अंक से हैं बराबरी पर। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। संभल की बात करें तो संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसी कदम के तहत संभल के दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भी पुलिस ने रोक दिया था। तो संभल में साफ तौर पर जो स्थितियां हैं उसमें 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। और इसी को लेकर जो हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं उस पर वहां पर जो प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए जो बाहरी व्यक्ति हैं उन पर अब रोक लगा दी गई है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। और इसी को लेकर जो हम देख रहे हैं लगातार जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है संभल से, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में शांति नहीं चाहती, इसलिए वो संभल मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कि हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। और वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने संभल की घटना के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की
जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और इस्कॉन प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। जो बांग्लादेश में चिन्मय दास महाराज को जो अरेस्ट करे, 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना फंड इकट्ठा करा, वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया। इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को, हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। और वहीं वक्फ संपत्ति को लेकर वाराणसी से एक मामला सामने आया है, जहां वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल DK सिंह ने बताया है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस भेजा था। वे चाहते थे कि जमीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत हो। कॉलेज के प्रिंसिपल DK सिंह ने बताया कि नोटिस में कहा गया था कि अगर हम जवाब देने में विफल रहे तो जमीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हिस्से के रूप में शामिल कर ली जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को, जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में उसकी जमीन के संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल कर ली जाएगी। लेकिन तत्काल हमारे जो है उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि यूपी कॉलेज का संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने तत्काल इसका जवाब दिया। बीच में वहाँ पे ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया। अवैध तरीके से ये लोग जो है हमसे जो है हमारे बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेकर के चला रहे थे, उसको भी हमने कटवा दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने आशा नौटियाल को बधाई दी और इस जीत का श्रेय जनता को दिया। सीएम ने कहा कि ये पूरे सनातन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास की जीत है। श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमने वायदे किए हैं उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है ये जीत। और उधर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप नेता का ऑडियो क्लिप जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आप नेता पर खुलेआम वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया और इस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि आप नेता गैंगस्टर से दूसरे मोबाइल नंबर से बात करने की बात भी कह रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका MLA वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को।
मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। देख लो, बात कर लो। इसका मैं करूंगा बातचीत। आज ना जो एक्चुअली दिल्ली का बाहर था, आज आया होगा वो। नहीं, कुछ भी ना हो ना, मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे, वाले के थ्रू उठेंगे ना, किसी का रोना हो ना कुछ हो ना, मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं आप तो भेजू। शाम ने 7 बजे मैंने बुला रखा है आज। एक बार है ना, मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं। सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें दे रहे ना पाता किस दौर फोन कर रखा है किसका ना, एक बार यो जरूर कर लियो। ठीक है ना, कल नहीं तो मैं दिक्कत आओगी, फिर आप लोग कहोगे मेरे कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास। कल इस नंबर पर फोन कर, उस पहले वाले नंबर पर फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उस पर बात करना मेरे से। और वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर इस ऑडियो क्लिप के बाद दिल्ली सीएम आतिशी कोई कदम नहीं उठाती हैं तो साफ हो जाएगा कि ये उनकी सहमति से हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़ 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि ये विपक्ष में भी ना आए। और महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के मुद्दे को तूल देने में जुटा हुआ है। हालांकि कांग्रेस में ईवीएम के विरोध को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनती दिख रही है। कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद हार की जिम्मेदारी खुद न लेकर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ती है। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस का पहला निशाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है, लेकिन अब उसके अंदर से ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम स्वयं कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ उनका कभी बुरा अनुभव नहीं रहा, उनको दिक्कत बैलेट पेपर के वक्त थी। I admit that there are hundreds of EVM skeptics. Elon Musk is an EVM skeptic, and he says we should go back to the ballot paper. But I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. वहीं उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ईवीएम पर भरोसा जताया है। कार्ति ने कहा, मैं 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रहा हूं। निजी तौर पर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर किसी को इस संबंध में ईवीएम पर कोई संदेह है तो उन्हें वाकई सबूत के साथ सामने आना चाहिए। जानकारों का भी कहना है कि कांग्रेस को जीतने पर ईवीएम खराब नहीं दिखती, लेकिन हारने पर ईवीएम को दोष देती है। हम जीते तो ईवीएम ठीक है, हम ना जीते तो ईवीएम, ये जो बहाना वाली जो ईवीएम बहाना है ना, अब आगे नहीं चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व के सामने एक समस्या आ रही है जहां पार्टी के अन्य नेता, अन्य कार्यकर्ता वो स्वयं मानने को तैयार नहीं है। जैसे एक वरिष्ठ नेता जैसे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम, वो स्वयं कह रहे हैं भाई माहौल बदल रहा है, इस वक्त बीजेपी के पक्ष पे माहौल है, इसे हमें पॉलिटिकली मुकाबला करना है, तो लेकिन उसको हम कर नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की हार ने पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेतृत्व ने हार का जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठहराने का रुख अपनाया है, लेकिन आंतरिक सर्वेक्षणों और चुनावी आंकड़ों ने हार के अन्य स्पष्ट कारण उजागर किए हैं। ऐसे में ईवीएम पर पार्टी नेताओं के अलग रुख ने भी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पार्टी को देश से ऊपर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के AICC बैठक के कागजात को भी साझा किया, जिसमें पहले जय कांग्रेस फिर जय हिंद लिखा गया है। अमित मालवीय ने लिखा कि भाजपा के विपरीत कांग्रेस के लिए पार्टी देश से ऊपर है, जबकि भाजपा सबसे पहले राष्ट्र फिर पार्टी और अंत में खुद को रखती है। यह भाजपा के शासन दर्शन में भी दिखता है, जिसमें हमेशा भारत को पहले रखा जाता है। हालांकि खड़गे ने कांग्रेस की सच्ची भावना को नहीं समझा। खड़गे को जय गांधी परिवार, जय कांग्रेस, जय हिंद के रूप में हस्ताक्षर करना चाहिए था। यह भाजपा के शासन दर्शन में भी दिखता है, जिसमें हमेशा भारत को पहले रखा जाता है। और चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आयोग ने अपने आरंभिक जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है वही इन चुनाव में अपनाई गई है और जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि ये प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। साथ ही आयोग ने वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ कहा है कि इस संबंध में कई बार आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। भाजपा नेता विजय गोयल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद चुनाव आयोग पर झूठे आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा अपने शीर्ष नेतृत्व पर नहीं फोड़ना चाहती, इसलिए चुनाव आयोग को ही निशाना बना रही है, जबकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हार की वजह स्वीकार की है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी। सर, कांग्रेस ने कल CWC की बैठक बुलाई थी, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी यूनिटी नहीं थी इसलिए हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड है और लगातार कांग्रेस अब तक 90 बार कांग्रेस हार चुकी है जी। तो कांग्रेस ही जो हैं अपनी हार का ठीकरा अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर फोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए वो EVM और चुनाव आयोग को दोषी समझते हैं जी। जबकि खड़गे साहब ने खुद कहा CWC के अंदर कि भाई हमारी हार के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और उधर चिदम्बरम साहब ने कहा कि उनको EVM से कोई शिकायत नहीं है। चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं शीर्ष नेता तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पहले अपने विपरीत पार्टियों पर गाली गलौज और उन पर दोष मढ़ रही थी, पर अब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। सिर्फ वो सोचती है कि देश के अंदर अगर एक बार झूठ को 10 बार बोलेंगे तो लोग उसको सच समझने लगेंगे, पर हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी गई है और वहाँ पर भी वो मुक्की खा कर आई है। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल ने आज दिल्ली में कनॉट प्लेस पर दिल्ली में आने वाले चुनाव को लेकर सर्वे किया। सर्वे के दौरान उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में रहने वाले आम लोगों को जनजीवन से जुड़ी मूलभूत जरूरत की सुविधाएं भी दिल्ली सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही। दिल्ली सरकार का मकसद जनता को लुभावने और झूठे वायदे करके केवल और केवल उनका वोट बटोरना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की झूठी नीतियां और झूठे वायदे अब जनता समझ चुकी है। दिल्ली के चुनाव फरवरी में हैं और दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए, दिल्ली की कौन सी समस्याएं हैं और कौन सी पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए हमने ये पत्रक लोगों को दे रहे हैं जो इसके ऊपर टिक कर रहे हैं कि दिल्ली में किस समस्या को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो लोग अपनी राय दे रहे हैं वो ज़्यादातर पानी और सीवर गंदा है, कूड़े और कूड़े के पहाड़ हैं, यमुना प्रदूषित है और अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, सड़कें टूटी हैं। इस तरीके से लोग बांग्लादेश, रोहिंग्या पर भी अपने विचार दे रहे हैं। और थाईलैंड में बाढ़ का कहर जारी है। 7 प्रांतों में बाढ़ आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिससे 2,40,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। सेना की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। वहीं स्थानीय निवासियों को बाढ़ की पहले की चेतावनी जारी कर दी गई थी। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नियुक्त कई विभागों के प्रमुखों को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका प्रशासन इस मामले पर FBI के साथ काम कर रहा है। ट्रंप के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि पिछले 2 दिन से नई कैबिनेट में मनोनीत लोगों और उनके करीबियों को जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं। इनमें स्वेटिंग से लेकर बम से मारने तक की धमकी शामिल है। FBI ने कहा, हम सभी संभावित खतरों को गंभीरता से ले रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में आयोजन को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक आज भी जारी है। कल हुई बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर आम सहमति नहीं बन पाई। मेजबान पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार कर दिया था। PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के बावजूद हाइब्रिड मॉडल स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच कल दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने BCCI के रुख को दोहराया कि सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। BCCI सचिव जय शाह ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। शाह 1 दिसंबर को नए ICC प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वें दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लीरेन आमने सामने हैं। शुक्रवार को खेला गया चौथे दौर का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 14 दौर के इस मुकाबले में 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। पहला दौर लीरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था और वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लीरेन को मात दी थी। वहीं चौथा दौर भी ड्रॉ रहा। PV सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में सिंधु ने उन्नति हुडा को 21-12, 21-9 से शिकस्त दी। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना चीनी ताइपे के साथ होगा। इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने प्रतियोगिता के पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से मात दी थी, जबकि दूसरे मैच में जापान को 3-2 से हराया था। आज होने वाले मुकाबले में भारत लगातार तीसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगा। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सूची स्तूप में आज से 2 दिन का महाबोधि महोत्सव शुरू होगा और इस महोत्सव का केंद्र बौद्ध विचार और कलाओं का संगम होगा, जहां विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बौद्ध धर्म के सारगर्भित तत्वों को उजागर करेंगी। प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम में संगीत और नृत्य के माध्यम से बौद्ध संस्कृति की सार्थक समझ प्रस्तुत की जाएगी। महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज शाम जम्बू द्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रिजिजू सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यानंद के अवशेषों की पूजा अर्चना में भी भाग लेंगे। तो सांची में आज से महाबोधि महोत्सव 2024 रखा गया है और साफ तौर पर जो हम सांस्कृतिक धरोहर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर उस धरोहर को और ज़्यादा किस तरह से इस विरासत को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए ये महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साफ तौर पर जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको संवारने का, निखारने का जो कार्य है वो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी यहाँ पर साथ मिलते हुए तो आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण यह पूरा महाबोधि महोत्सव होने वाला है। तो केंद्रीय मंत्री जैसा कि हम जानते हैं किरेन रिजिजू लगातार जिस तरह से यहाँ पर कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको जो तमाम धरोहर है उसको किस तरह से और ज़्यादा विकसित किया जाए और ये जो इसका संदेश है वो वैश्विक पटल पर किस तरह से रखा जाए, इसको लेकर ये महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं।
देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।